ओके, तो अब हम सेशन 3 यानी सत्र 3 पे आ गए हैं। यूनिट 1 के स्टोर और गैर स्टोर खुदरा बिक्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में अंतिम उपभोक्ताओं तक विभिन्न उत्पाद पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के खुदरा स्टोर मौजूद है। तो इसमें अंतिम उपभोक्ता का मतलब पहले यूनिट के जो पहला सेशन था उसमें मैंने बताया था कि ये हम और आप लोग होते हैं जो कि लास्ट में कोई भी वस्तु जो बनता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई स्मार्टफोन हो गया, तो स्मार्टफोन सबसे पहले एक कंपनी बनाएगी, फिर वो कंपनी क्या करेगी, उसको बहुत बड़ी मात्रा में होलसेलर पे बेचेगी और फिर होलसेलर क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे रिटेल शॉप्स में बेचेंगे। तब जाके लास्ट में आपके पास वो फोन आएगा, तो आप ही अंतिम उपभोक्ता उसके हो गए। ठीक है। तो भारत में अंतिम उपभोक्ताओं तक विभिन्न उत्पाद पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के खुदरा स्टोर मौजूद है। एकदम सही बात है। खुदरा बिक्री स्टोर या गैर स्टोर द्वारा बिक्री हो सकती है। तो यहाँ पे इसलिए बात की है कि जो खुदरा बिक्री है वो स्टोर के द्वारा या तो होगी या तो गैर स्टोर के द्वारा होगी। तो ये होता क्या है ये आगे समझेंगे। तो स्टोर के रूप में वर्गीकृत स्टोर खुदरा बिक्री, जब सामान और सेवाएं किसी भौतिक स्थानीय स्टोर से बेची जाती है तो उसे स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो सामान है अगर वो हम एक स्टोर से बेच रहे हैं, जैसे देखो ये एचपी का स्टोर है, तो इसके अंदर से आप जो भी सामान बेचोगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टोर रिटेलिंग कहलाएगा। कि ये एक भौतिक स्थान यानी एक फिजिकल प्लेस है, ये इस जगह को आप विजिट कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं और फिर वहां से आप वो वस्तु या वहां की सेवा आप ले सकते हैं। स्टोर रिटेलिंग के वर्गीकरण का आधार स्वामित्व और पेश किया गया माल है। तो स्टोर रिटेलिंग है। अब इसमें भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, तो उनको टाइप्स में अलग अलग करने के लिए क्या होता है, स्वामित्व। स्वामित्व मतलब ये स्टोर किसका है, ये किसके अंडर में आता है, तो ये एचपी के अंडर में आता है। और पेश किया गया माल, तो इसके अंदर का माल कैसा है, ये एकदम फिजिकल सारे माल है, मतलब सारे माल को आप घर पे ले जा सकते हैं। तो इसके तौर पे इसका हम वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे जो दो स्टोर रिटेलिंग के वर्गीकरण के जो आधार है वो हमारा स्वामित्व है और पेश किया गया माल है। तो इसको समझते हैं एक एक करके। तो पहला है स्टोर रिटेलिंग स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पे कैसे, स्वतंत्र रिटेलर। तो ये ऐसा रिटेलर है जो किसी के अंडर में नहीं आता, इसका खुद का बिजनेस है ये। जैसे एक व्यक्ति जो परिवार के सदस्यों और सहायकों के साथ स्वामित्व और संचालन करता है। स्वामित्व मतलब क्या है कि उसका खुद का पर्सनल है वो पूरा बिजनेस, और उसी को वो खुद चलाता है। उसका ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क है। उदाहरण के लिए स्थानीय बनिया किराना स्टोर के मालिक और पान वाला। तो ये जो छोटी मोटी दुकानें होती है, इन दुकानों का जो मालिक होता है वो ज्यादातर खुद ही उसको चला रहा होता है या उसकी फैमिली वाले मिलके उसके साथ चला रहे होते हैं। अब अगला आता है चेन रिटेलर या कॉर्पोरेट रिटेल चेन। तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास रिलायंस का हो गया, बाटा हो गया, ठीक है, या एरो, ये या फिर फूड वर्ल्ड हो गया। ये सारे जो शॉप्स है, ये सारी शॉप्स एक ही ब्रांड के अंडर में आती है। ठीक है। जैसे मान लो मैकडोनल्ड, सॉरी मैकडोनल्ड नहीं होगा इसमें। जैसे मान लो हमारे पास ये रिलायंस ही इसने एग्जांपल दिया है। तो ये जो रिलायंस है, ये रिलायंस एक ही रिलायंस कंपनी है उसके अंडर में आएगा, और इसके अंदर जितने भी इसने आउटलेट खोले, आउटलेट यानी इसने जितने भी शॉप्स की वो शॉप्स के यूनिट खोले हैं, तो वो सारा हमारा क्या आता है, चेन रिटेलर के अंडर में आता है। तो जब किसी एकल मालिक, एक ही मालिक है रिलायंस का, द्वारा एक महत्वपूर्ण संख्या मतलब क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में आउटलेट संचालित किए जाते हैं, तो इसे रिटेल चेन कहा जाता है। चेन खुदरा विक्रेताओं को उसी प्रकार के से उत्पादों, स्टोर पर्यावरण और बिक्री प्रचार की पेशकश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना हर एक शॉप में आप चले जाओ, यानी रिलायंस के हर शॉप में चले जाओ, तो वहां पे आपको एक ही प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। वहां का जो पर्यावरण है वो भी एक जैसा रहेगा। बिक्री प्रचार यानी एडवर्टीजमेंट, उसके अंदर जो ऐड दिखाई जाएंगे, जो ऐड आपको ऑनलाइन भी दिखाई जाते हैं, वो सारे भी एक जैसे होंगे। और एक और चीज बताता हूँ, साथ में जो प्राइस होगा यानी कॉस्ट होगा रिलायंस की दुकान के अंदर, आपको जो सामान, मान लो अगर कोई सामान आपको 3,000 का मिल रहा है, तो वो आप किसी भी रिलायंस की शॉप में चले जाओ, फिर वो चाहे किसी भी जगह पे खुली हो, हर जगह वो 3,000 का ही रहेगा, उधर कोई भी चेंजेस नहीं होते। अब नेक्स्ट आता है मताधिकार यानी फ्रेंचाइजी। तो देखो, इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने क्या किया, एक दूसरे बंदे जिसकी वो जगह है, ठीक है, एक स्टोर है, एक दुकान है। अब उस यहाँ पे एक बड़ी सी कोई कंपनी आई, उसने क्या किया, उस बंदे से कांटेक्ट किया, उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया जिसकी वो जगह थी, और दोनों ने मिलके क्या कर दिया, वहां पे एक इस जो भी बड़ी वाली कंपनी थी उसने मिलके उसके साथ क्या किया, अपनी कंपनी का वहां पे एक आउटलेट खोल लिया। तो जैसे एक फ्रेंचाइजी, एक कंपनी, ठीक है, तो ये फ्रेंचाइजी यानी कंपनी है। कंपनी में मान लो हम मैकडोनल्ड ले लेते हैं। मैकडोनल्ड ने क्या किया, एक स्टोर के मालिक, यानी कि एक मालिक था स्टोर का, उसका स्टोर खाली पड़ा था, तो उसने क्या किया, मैकडोनल्ड वाला जो बंदा था, मैकडोनल्ड के जो कंपनी थी उसके साथ हाथ मिला लिया और बोला भाई कि आप ना अपना जो मैकडोनल्ड है वो मेरी दुकान में खोल लो।
तो ये उसके किया और उसके बीच में एक कानूनी अनुबंध बना लिया। तो इसी को हम क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसी को। अगला है उपभोक्ता सहकारी समितियां। तो एक उपभोक्ता सहकारी समिति सदस्य ग्राहकों द्वारा संचालित एक खुदरा स्टोर है। तो देखो इसका मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर्स या उपभोक्ता होते हैं जिनको ना मतलब मजा नहीं आ रहा होता दूसरी जगह से सामान खरीदने में। मतलब मान लो जैसे कि कोई बहुत सारे लोग साथ में आ गए, उन्होंने देखा यार कि यार ये कपड़े तो एकदम बेकार बेकार बेच रहा है और कपड़े मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे और ऊपर से महंगा भी बेच रहा है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस कपड़े की दुकान से कपड़े नहीं खरीदेंगे। वो सारे ऐसे 30-40 लोग साथ में आके मिल जाएंगे और वो खुद की एक दुकान खोलेंगे और उसमें वो अपने हिसाब से कपड़े बेचेंगे। और इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि उन्हें जैसे कपड़े चाहिए थे वो कपड़े उन्हें मिल जाएंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि उनका खुद का बिजनेस भी बन गया कि अब वो ना और लोगों को वैसे ही कपड़े, स्टाइलिश कपड़े बेच पाएंगे। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मुंबई में अपना बाजार। ठीक है। बाकी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बोल रहा है कि यह प्रकार काफी हद तक असंतुष्ट उपभोक्ताओं, असंतुष्ट मतलब क्या हो गया, ऐसे उपभोक्ता जिनको ना मजा नहीं आ रहा कुछ भी खरीदने में क्योंकि उनके पसंद की चीज मिल ही नहीं रही है, और जिनकी आवश्यकता मौजूदा खुदरा विक्रेता पूरी नहीं कर रहे। तो पहले से जो दुकानें खुली है ना उनमें वो सामान मिल ही नहीं रहा जैसा सामान उन्हें चाहिए। तो अब आते हैं अगला कि खुद स्टोर खुदरा बिक्री की पेशकश के आधार पर। तो अब बात करते हैं स्टोर खुदरा बिक्री की पेशकश के आधार पे। तो सबसे पहले है सुविधा भंडार। तो ये आवासीय क्षेत्रों में स्थित छोटे आकार के स्टोर होते हैं। तो सुविधा भंडार आप लोगों को ने सुना होगा, इसका इंग्लिश में सुना होगा कन्वीनियंस स्टोर। तो ये ना ऐसे स्टोर्स होते हैं जो कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें होती है ना उसको अपने साथ अपने पास रखते हैं। तो ये हमने बहुत, जैसे अगर आपने कोई कभी कार्टून वगैरह देखा होगा, शिनचैन देखा होगा, डोरेमोन देखा होगा, तो उनमें उनकी मदर्स जो होती है वो ज़्यादातर कन्वीनियंस स्टोर से ही सामान लेती है। तो वहाँ पे जापान में ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहती है, कन्वीनियंस स्टोर टाइप। तो ये आवासीय क्षेत्रों में स्थित छोटे आकार के स्टोर होते हैं। आवासीय क्षेत्र यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, वे लंबे समय तक खुले रहते हैं और सीमित उत्पाद जैसे देख रहे हो अंडे, ब्रेड, ये सारी रोजमर्रा की जिंदगी है, दूध, सब्जियां, ये सारी चीजें रखते हैं। फिर अगला आ गया सुपरमार्केट। सुपरमार्केट भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो सुपरमार्केट और इसमें फ़र्क क्या होता है कि सुपरमार्केट बहुत बड़े स्तर पे ये खुदरा स्टोर होता है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जिसमें उपभोक्ता उत्पाद भी होता है, ज़्यादातर खाने की चीज़ें होती है, इसमें पैक्ड चीज़ें होती है, जैसे पैक्ड सब्जियाँ मिल गई, पैक्ड मीट मिल गया, ये सारा। घरेलू उपयोग की वस्तुएँ होती है, कम सीमांत लाभ वाले किराने की बिक्री होती है। यह स्व सेवा शैली पर काम करता है। स्व सेवा शैली मतलब होता है कि इसमें ना आप सामान को खुद से उठाओगे, खुद से उसको ले जाओगे और खुद से उसको पैसे भी दोगे। तो इसमें कोई बंदा नहीं रहता जो आपकी मदद करेगा वहाँ पे या आपको सब कुछ निकाल के देगा। आपको सारा का सारा सामान खुद से ही लेना पड़ता है, लेकिन इसका कारोबार उच्च होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। यह न्यूनतम सेवाएं प्रदान करते हैं और ठीक है, इसमें सेवा ज़्यादा नहीं मिलती आपको क्योंकि कोई वहाँ पे होता ही नहीं आपको फेलिसिटेट करने के लिए। आप अकेले सब कुछ कर रहे होते हो, और नकदी कैश कैश एंड कैरी के आधार पर काम करता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास पैसा होगा ना तभी आप उस सामान को कैरी करके ले जा पाओगे, यानी सामान को ले जा पाओगे। अगर पैसा नहीं है तो फिर तो नहीं ले जा पाओगे, मतलब उधारी नहीं चलती इसमें। अगला है हाइपर मार्केट। तो देखो जो हाइपर मार्केट होता है ना वो सुविधा भंडार यानी कन्वीनियंस स्टोर और सुपर मार्केट का क्या होता है, मेल होता है, यानी इन दोनों को मिला के बना होता है। तो ये भी नॉर्मली ऐसे ये गंतव्य स्थानों पर होता है। गंतव्य स्थान मतलब होता है फेमस जगहों पे होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हो। वे ग्राहकों को उनकी कम कीमत की पेशकश, अद्वितीय रेंज और अन्य ऑफर के साथ काफी बड़े इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें अद्वितीय का मतलब है कि यूनिक रेंज है पूरा। तो ये ऐसा रेंज ना आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा, और इसकी पेशकश जो होती है बहुत ही कम कीमत में, मतलब बहुत सस्ते में इधर चीजें मिलती है और ऑफर वगैरह भी मिलते हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी जगह पे मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है ये। और साथ में इसमें भी स्व सेवा शैली होती है। स्व सेवा शैली मतलब खुद से ही कस्टमर्स को यानी जो भोक्ता है उनको खुद से सारा सामान खुद लेना पड़ता है। अगला है विशेषता भंडार। तो देखो ये ऐसी दुकानें होती है जहाँ पे ना आपको बस एक ही चीज मिलती है, मतलब एक ही तरह की चीजें मिलती है और उधर कोई वैरायटी नहीं होती। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फर्नीचर की दुकान हो गई, आभूषण यानी ज्वेलरी शॉप हो गई, घरेलू वस्तुएं मिल रही है, हाउस की चीजें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज मिल रही है, स्पोर्ट्स की खेल की चीज मिल रही है। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। अगला है डिपार्टमेंटल स्टोर। तो देखो डिपार्टमेंटल स्टोर ना सबसे बड़ा स्टोर होता है, मतलब ये एक तरीके से बहुत बड़ी बिल्डिंग टाइप होती है जिसमें हर एक फ्लोर पे ना अलग अलग सामान मिलता है। तो ये बहुत बड़ा शॉप
मतलब इसको आप एक दुकान तो बोल नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ा मॉल टाइप होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर वे स्टोर होता है जो कि एक ही छत के नीचे कई तरह के सामान बेचता है। तो इसमें एक ही छत के नीचे ना आपको मतलब लाखों प्रकार की चीजें मिल जाएगी, आपको सुई भी मिल जाएगा, लेकिन सुई से बहुत बड़ी चीजें भी मिल जाती है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे, जैसे आपको बेड मिल रहे हैं, अलमीरा मिल रहे हैं, उससे भी बड़ी चीजें मिल रही है। तो जो केंद्रीय स्थान हो, केंद्रीय स्थान मतलब ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, मतलब सेंट्रल एरिया सिटी का, और व्यस्त इलाकों में होते हैं। विभिन्न विभागों और माल के विशाल भंडार को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है यार, कि आपके पास लाखों तरह की चीजें बिक रही है उस दुकान में, उस बहुत बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो उसके लिए आपके पास पैसा भी बहुत होना चाहिए कि उस सारे सामान को ना आप स्टॉक में रख पाओ। यह विकेंद्रीकृत खरीद और केंद्रीकृत बिक्री का एक संयोजन है। तो इस लाइन का मतलब है, विकेंद्रीकृत खरीद का मतलब होता है ना डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग। इसका मतलब होता है कि ना ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना बहुत बड़ा इनके पास बिल्डिंग होता है, तो उस बिल्डिंग में ये लोग बहुत छोटे छोटे अलग अलग शॉपकीपर्स को रखते हैं, मतलब दुकानदारों को रखते हैं, खुदरा विक्रेताओं को बहुत छोटे छोटे रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो कोई कपड़े का दुकान वाला आ गया, उसने अपने कपड़े की शॉप लगा ली अंदर, कोई ज्वेलरी का आ गया, उसने ज्वेलरी की लगा ली। तो ऐसे करके अलग अलग लोग इसमें आएंगे और इधर सामान बेचेंगे, और केंद्रीकृत बिक्री, तो यहाँ पे ना ये बहुत सारे तरह के लोग आए, लेकिन सारे एक ही जगह पे आके और सब एक ही लोगों को बेच रहे हैं। तो यही इसका मतलब होता है कि विकेंद्रीकृत खरीद, मतलब कि जो लोग होंगे वो लोग ना अलग अलग चीजें खरीदेंगे, लेकिन जो सामान की बिक्री होगी वो केंद्रीकृत होगी, यानी लोग तो एक ही है ना, तो उन लोगों के पास एक ही लोगों के पास बहुत सारे तरह का सामान जाएगा। तो वे इन दुकानों के अंदर रेस्तरां स्थापित करते हैं, रेस्टोरेंट भी होता है और होम डिलीवरी की सेवाएं भी मिलती है। तो बहुत तगड़े लेवल पे चलता है डिपार्टमेंटल स्टोर। अगला है कैटलॉग शोरूम। तो देखो ये क्या होता है, कभी कभी आपने ऐसी शॉप्स देखी होगी जिसमें ना शॉप पे ना वो बहुत डिस्प्ले पे बहुत कम चीजें लगाते हैं, जैसे खासतौर पे फोन की दुकानें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, हार्डवेयर का हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे लैपटॉप की आप किसी दुकान में चले जाओ, तो लैपटॉप ना डिस्प्ले पे बहुत कम लगे रहेंगे, मतलब सिर्फ 10-12 लैपटॉप खाली लगे रहेंगे, लेकिन उनके पास 10-12 से बहुत ज्यादा अधिक लेवल पे लैपटॉप होते हैं, जैसे उनमें उनके पास 30-40 प्रकार के लैपटॉप होते हैं, पर वो दिखाते सिर्फ 10 ही है। क्योंकि बाकी के जो लैपटॉप होंगे वो आप कैटलॉग से देख के बता सकते हो। कैटलॉग मतलब वहां पे आपको ना एक एक वो मिल जाएगा, एक क्या कहते हैं बुक टाइप मिल जाएगा, उस बुक में से देख के आप लैपटॉप को चूज कर सकते हो। फिर वो क्या करेंगे, अपने वेयर हाउस में जाएंगे, वेयर हाउस मतलब गोदाम में जाएंगे, और गोदाम से वो वाला लैपटॉप निकाल के लाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो इसमें फायदा क्या होता है कि कैटलॉग शोरूम में ना ये होता है कि सामान सस्ते में मिल जाता है। सस्ते में क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो छोटी जगहों पे बेच रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा जगह नहीं लगती ना, अगर आप सामान कम दिखाओगे तो जगह चाहिए नहीं होती, तो उनका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम रहता है, और साथ में वहाँ की बिजली भी कम आती है, तो इससे उनका बहुत सारा पैसा बच जाता है, तो इसलिए वो बाकी दुकानों से ज्यादा सस्ते में आपको सामान देते हैं। तो इसको पढ़ लोगे तो यही सेम बोला कि कैटलॉग रिटेलर्स आमतौर पर हार्ड गुड्स, जैसे हार्डवेयर हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, के विशेषज्ञ होते हैं। एक ग्राहक शोरूम का दौरा करता है और आइटम को कोड संख्या का उल्लेख करते हुए कैटलॉग का उपयोग करके उत्पादों को अपनी संख्या से बताता है। जैसे उस मान लो आप गए और वहां पे आपको ना एक कार्ड मिल गया, उस कार्ड में आपने देखा ओहो ये वाला लैपटॉप का बहुत अच्छा है, तो ये वाले लैपटॉप का कोड मान लो कुछ है 203 ऐसे करके उसका कोड है। तो आप जाओगे दुकानदार पे और बोलोगे कि यार ये 203 वाला जो लैपटॉप है बढ़िया लग रहा है, ये दिखाओ एक बार। तो वो अपने छोटू को बेचेगा, छोटू जाएगा गोदाम से वो निकालेगा लैपटॉप और आपको दिखा देगा। तो ऐसे करके ये कैटलॉग शोरूम काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग की। अभी तक हम स्टोर रिटेलिंग की बात कर रहे थे, अब हम करते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग। तो नाम से ही पता लग रहा है ये ऐसे रिटेलिंग की जगह होती है जहाँ पे ना आपके पास कोई स्टोर नहीं होता, मतलब ये स्टोर पक्का नहीं है, ये आज यहाँ पे दिख रहा है कल आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे भी आपके पास सामान बिकता है। तो इसको पढ़ते हैं, जब वस्तुओं और सेवाओं को भौतिक स्थानीय स्टोर के बिना बेचा जाता है तो इसे गैर स्टोर खुदरा बिक्री कहा जाता है। तो इसका कोई ना जगह नहीं होती। जैसे आप फोन से ऑर्डर कर रहे हो सामान, तो फोन से आप ऑर्डर कर रहे हो तो वहां पे आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो आप अपने आप से ही खुद से आप ऑर्डर कर पा रहे हो। और आपको पता भी नहीं है कि जैसे आप अमेजोन ऐप से कोई कुछ चीज डाउनलोड करते हो, तो अमेजोन कोई जगह थोड़ी ना है कि वहां पे जाके आप उसको बाय कर रहे हो, वो तो फोन पे है या फिर लैपटॉप पे है या फिर कंप्यूटर पे है ना, ब्राउजर पे वो सारा वर्क कर रहा है। तो यही हमारा नॉन स्टोर रिटेलिंग होता है। तो नॉन स्टोर रिटेलिंग उपभोक्ता के साथ सीधा संबंध रखती है। तो हमारे पास जैसे आप कुछ भी खरीद रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें आपके साथ सीधा संबंध है, आप डायरेक्ट उसको ऑर्डर कर पा रहे हो। गैर स्टोर खुदरा बिक्री का वर्गीकरण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विपणन।
तो ये दो तरह के हमारे पास टाइप्स है इसमें नॉन स्टोर डिटेलिंग का, इन दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला टाइप पढ़ते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ना हमारे सामने जो भी हम सामान खरीद रहे हैं ना, तो उसको बेचने वाला एक बंदा सामने ही बैठा होगा और आप डायरेक्ट उससे बात कर पा रहे होगे। तो यही होता है इसमें। तो डायरेक्ट सेलिंग में अंतिम उपभोक्ता के साथ आमने सामने का संपर्क होता है। अंतिम उपभोक्ता मतलब हम और आप, कि हम दोनों जो भी सामान खरीद रहे हैं और जो सामान बेच रहा है, वो दोनों साथ मिलके आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या होगा, सौंदर्य प्रसाधन आभूषण, तो ज्वेलरी शॉप हो गया, घरेलू उपकरण का शॉप हो गया, शैक्षिक सामग्री स्टेशनरी हो गया है ना, पोषण संबंधी उत्पाद, न्यूट्रिशन फूड हो गया, या ये सारा हो गया आदि। इस प्रकार की खुदरा बिक्री पार्टी की योजना या मल्टी लेवल नेटवर्क का अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये किसी पार्टी या ग्राहक को आमंत्रित करने में प्रदर्शन करते हैं और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह काम करते हैं, जो अपने ग्राहकों को कमीशन के आधार पर नियुक्त करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्ट ही, तो ये लोग डायरेक्ट एक तरीके से ऐसा होता है जैसे बुलाते हैं। जैसे आप कभी सब्जी मंडी जाओगे तो सब्जी मंडी में जाने में वहां पे आपको वो लोग बुलाते हैं ना, कहते हैं कि जैसे बोलेंगे कि 30 वाला आलू 20 रुपए में, तो ऐसे करके जब वो बोलते हैं तो वो एक तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे। और वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे आप क्या हो गए, आप अट्रैक्ट हो गए, आप आपको वो एक तरीके से आमंत्रित कर रहे हैं। और आप जाओगे तो आपको कमीशन के आधार पर नियुक्त कर लेंगे। कमीशन मतलब क्या होगा कि आपसे वो कुछ पैसा लेंगे और बदले में आपको अपना वो सामान दे देंगे। तो ऐसे करके काम करता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क। तो इसका और टाइप्स नहीं है, तो इसका टाइप नहीं है, तो अब सीधे नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें टाइप्स है कि प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विपणन। तो ये क्या होता है ये सुन लो। तो इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब है कि अब इसमें क्या होगा, इसमें जो जो भी उपभोक्ता होंगे वो सारे ना एक तरीके से डायरेक्ट कोई बंदे से नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे तो हम डायरेक्ट इस बंदे से मिलके हम बोलेंगे यार आइसक्रीम कितने की है बता दो, तो ऐसे कुछ नहीं होता। फेस टू फेस बात नहीं होती इसमें ना। अलग से ही ऑटोमेटिक अलग अलग तरीकों से आपको पता लग जाएगा उस सामान के बारे में, और फिर आप उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे मान लो आपने टीवी देख रहे हो, टीवी पे आपने कोई ऐड देखा कि भाई, आपने मान लो एक चॉकलेट का ऐड देखा, डेयरी मिल्क का आपने ऐड देखा, तो आपको लगा वाह यार डेयरी मिल्क तो बहुत अच्छी चॉकलेट है। तो अब आपको पता लग गया कि आपने ऐड देखा, अब आप जा रहे हो और वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट आप खरीद के लाओगे। तो इसमें आपको दुकान वाले ने तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बुलाया ना कि भाई, आप जा रहे हो रास्ते में और आपको कोई किराना की दुकान वाला चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है कि भाई आ जाओ डेयरी मिल्क ले लो, डेयरी मिल्क ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी मर्जी से टीवी पे देखा वो ऐड, और फिर आपने उसकी प्रतिक्रिया की, और फिर आपने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग ही तो हो रही है। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रचार करना। तो वहां पे ऐड चलाया गया, ऐड आपने देखा टीवी में और फिर आपने उसके लिए प्रतिक्रिया की कि हाँ भाई मेरे को भी खरीदना है, और आप गए खरीदने। तो इसको पढ़ते हैं ग्राहक गैर व्यक्तिगत मीडिया। जैसे मेल हो गया, आपके फोन में मेल आते हैं या फिर आपके मेल बॉक्स में मेल आते हैं, ईमेल आ गया है, कुछ भी आ गया, कैटलॉग आ गया, फोन आपको कॉल आ रहे हैं ना कि LIC ले लो मेरा, ये सारे का इंश्योरेंस ले लो, ये सारी चीजें। तो इससे आप अवगत हो जाते हो। जैसे कि टेलीविजन हो गया, इंटरनेट के प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विपणन कहा जाता है। तो इसमें ठीक है, तो इसको अगर आप इंटरनेट से भी आपको पता लग रहा है उस चीज के बारे में, टेलीविजन से पता लग रहा है, तो ये सारा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विपणन कहलाता है। इसमें उपभोक्ताओं के साथ संचार के विभिन्न प्रकार शामिल है। तो पहला देखो मेल ऑर्डर रिटेलिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना जो कंपनियां होती है उनके पास ना आपके मेल होते हैं। अब वो मेल कुछ भी हो सकता है, या तो आपके घर का एड्रेस हो सकता है अगर हम फिजिकल मेल की बात करें जो आपके मेल बॉक्स में आएगा, या फिर अगर हम ईमेल की बात करें जो आपके फोन में आएगा, तो उसके लिए आपका ईमेल आईडी उनके पास पहले से ही होता है। अब वो उनके पास पहले से कैसे चला जाता है, जैसे मान लो आप यूट्यूब चला रहे हो, आप गूगल चला रहे हो, तो उसमें आपकी एक ईमेल आईडी लगती है, तो वो ईमेल आईडी वो कंपनी वालों के पास चली जाती है। फिर वो उसी ईमेल आईडी का यूज करके आपके पास बाकी की चीजें बेचने की कोशिश करते हैं, और आपको उस ईमेल आईडी पे ही वो सामान बेचने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखिए टेलीविजन शॉपिंग। ये जैसे आप लोगों ने नापतोल देखा होगा है ना, या फिर एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा। तो किसी भी चीज की आपके पास ऐड आती है, तो उसमें बोलते हैं ना वो लोग कि इस नंबर पे संपर्क करके आज ही इसे खरीदे। तो वो वाली चीज इसमें आ गई कि टेलीविजन शॉपिंग इसी में आता है, कि उसमें आपको टीवी में देख के ही कोई बंदा आपको बताता है टीवी में, लेकिन फेस टू फेस नहीं बताता। मतलब आप आमने सामने उसके खड़े नहीं रहते, बस वो सामने स्क्रीन पे आता है और वो आपको बताता है कि भाई एक सामान के बारे में, उसकी कीमत बताता है, उसमें बताता है गारंटी है वारंटी है क्या, ये सारी बताता है। और फिर वहां पे ना आपको अपनी शहरों के हिसाब से नंबर मिल जाता है। जैसे नापतोल पे अगर आपने कभी देखा होगा तो वहां पे दिल्ली का होता है कि दिल्ली का अलग नंबर होता है, मुंबई का अलग नंबर होता है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हो तो दिल्ली वाले नंबर पे कॉल करके अपना बुक कर सकते हो, है ना।
तो उदाहरण के लिए क्या हो गया, टेली ब्रांड हो गया, एक प्रोग्राम है जो आमतौर पर फिटनेस और स्वस्थ उत्पादों का प्रस्तुत करता है। तो टेली ब्रांड एक हमारे पास प्रोग्राम आता होगा किसी चैनल पे, तो उसमें क्या करते हैं ये लोग फिटनेस चीज़ों को बेचते हैं। फिर अगला है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग में क्या आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजोन आ गया, मीशो आ गया। तो ये सारे जो वेबसाइट्स होती हैं, ये सारी क्या करती है, आपको ऑनलाइन ही दिखा देंगी सारी चीज़ें, और आप ऑनलाइन ही उसको देख के ऑर्डर कर सकते हो, और डायरेक्ट आपको घर पे वो सामान मिल जाएगा। फिर अगला है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या होता है कि आपको ना फ़ोन कर रहे हैं वो बार बार, कि इंश्योरेंस वाला आपको फ़ोन कर रहा है, या फिर एलआईसी वाला फ़ोन कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये वाला सामान ले लो बहुत बढ़िया है, तो ऐसे करके हो रहा है। क्रेडिट कार्ड भी बेच सकते हैं आपको, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हम बात करते हैं स्टोर रिटेल और नॉन स्टोर रिटेल के बीच का अंतर, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तो समराइज कर लेते हैं पूरा। तो वस्तु और सेवाओं को भौतिक स्थान या स्टोर से बेचा जाता है, तो ये हमारा स्टोर रिटेल होता है ना। एक स्टोर होती है, उसका भौतिक स्थान होता है। नॉन स्टोर रिटेल का कोई ऐसा भौतिक स्थान नहीं होता। फिर इसमें हमारे पास वर्गीकरण का आधार क्या होता है, स्वामित्व और माल की पेशकश। और इसमें हमारा क्या होता है, वर्गीकरण का आधार प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विपणन, ये दो तरह से होता है। तो एक तो आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, और दूसरा फेस टू फेस नहीं कर रहे, बस आप एड वेड देख के कर रहे हो। एड वेड आपने देखा, आपको मन किया तो आपने संपर्क सामने से किया। फिर इसमें क्या होता है, स्टोर रिटेल में होता है कि यह उपभोक्ता के साथ एक अप्रत्यक्ष संबंध को अपनाता है। अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पे आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, सीधा संबंध अपनाता है। तो अप्रत्यक्ष कैसे हो गया, जैसे मान लो आप शॉप पे गए, शॉप में आपने कैडबरी की चॉकलेट देखी, तो कैडबरी की जो कंपनी है, उस कंपनी का कोई बंदा आपको नहीं बेच रहा, आपको तो कोई दूसरा बंदा बेच रहा है जो कि उसके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। उसके अंडर में भी वैसे नहीं कर रहा वो काम, वो अपना अलग से काम कर रहा है, पर वो आपको वो चॉकलेट बेच रहा है। पर इसमें क्या होता है, इसमें आप डायरेक्ट कैडबरी की वेबसाइट पे जाओगे और वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर लोगे, तो एकदम प्रत्यक्ष आपका संबंध बनता है। फिर स्टोर रिटेल में क्या होता है, ग्राहक शोरूम का दौरा करता है और उत्पादों की अपनी पसंद बनाता है। तो ग्राहक क्या करेगा, वो शोरूम का दौरा करता है, वो जाएगा भाई अंदर, हर एक सामान को अपने हाथ में लेके चेक करेगा, फिर उसे पसंद आएगा तभी लेगा। पर नॉन स्टोर रिटेल में तो यार कोई दुकान है ही नहीं, तो वहां पे आप हाथ में चेक नहीं कर पाते। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे मान लो क्या हो गया कि जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा है और उस सामान पे ऑफर है कि अगर आपको वो सामान पसंद आएगा तभी आपको उसके पैसे देने हैं, ठीक है। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे एड्स आते हैं ना, कि कोई शैम्पू का ऐड आ गया, कि शैम्पू ने बोला है कि भाई इसको लगाओगे तो आपके जो बाल है वो घने हो जाएंगे, अगर घने नहीं होंगे तो फिर पैसे वापस। तो उसमें उस केस में क्या कर सकते हो कि आप पहले वो शैम्पू ले सकते हो, मंगवा सकते हो, फिर उसको यूज करके देख सकते हो, अगर यूज करने पे आपको अच्छा लगा तो ही आप उसके पैसे दोगे, नहीं अच्छा लगा तो आप वापस कर दोगे। तो ऐसा सिस्टम होता है। फिर स्टोर रिटेल पे क्या होता है, रिटेलर उत्पादों की व्यवस्था करता है, पर इसमें क्या होता है, ज्यादातर कंपनियां ग्राहकों को उनके घर पर उत्पादों का जवाब देने और भेजने के लिए अपने टोल फ्री नंबर देती है। तो इसमें तो रिटेलर क्या करता है, वो ना मतलब दुकान वाला ही आपको सामान देगा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कंपनियां डायरेक्ट अपने ग्राहकों के पास सामान बेचती है। फिर ये मल्टीपल चैनल शामिल है इसमें। मल्टीपल चैनल मतलब क्या है, इसमें बहुत तरह की खुदरा दुकानें बेच रही होती है, पर इसमें क्या होता है, इसमें कोई चैनल वैनल कुछ नहीं होता। इसमें डायरेक्ट जो ग्राहक होगा, ग्राहक से डायरेक्ट बातचीत बनती है और डायरेक्ट आप उसको सामान बेचते हो, ठीक है। और इसमें ऑफर स्टोर या बाजार में दिखाई देते हैं, तो इसमें आप स्टोर में जाओगे तो फिजिकल प्लेस है, वहां पे तो आपको ऑफर दिखेंगे ही, पर इसमें आपको फिजिकल कोई ऑफर नहीं दिखते, आपको ऑनलाइन ही सारे के सारे ऑफर दिखाए जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, खुदरा विक्रेता उत्पादों के विनिमय के लिए जिम्मेदार है। तो खुदरा विक्रेता यानी जो छोटी मोटी दुकान है, जो जिस जैसे वो कैडबरी की जो दुकान है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपना सामान जो कैडबरी की चॉकलेट है वो कैसे आपको दे रही है, ठीक है। वो खुद पहले अपनी दुकान पे लाएंगे, फिर वो आपको बेचेंगे। पर जो ई रिटेलर होते हैं, मतलब लेकिन जो ये होते हैं नॉन स्टोर रिटेलर होते हैं, इसमें हमारे ई रिटेलर काम करते हैं। ई रिटेलर मतलब जैसे अमेजोन से आप कोई भी सामान मंगवाते हो ना, तो जो अमेजोन है वो खुद अपनी सर्विस से नहीं लाता। आप कभी भी चेक करना, अगर आप अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करवाओगे या फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर कराओगे, तो जो भी भैया या अंकल वो लाते हैं, जो भी लाता है आपका सामान, तो उसके बैग को चेक करना, कभी भी उस पे अमेजोन अगर लिखा भी होगा ना, तो अमेजोन के साथ एक दूसरी कंपनी का नाम लिखा होगा। तो मेन वो होता है ई रिटेलर। ई रिटेलर का मतलब ही ये होता है कि वो उस कंपनी से डायरेक्ट आपके पास सामान भिजवाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो इसमें आप मेरे हिसाब से तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे।
और इसको पोस्ट कर करके देख सकते हो। बाकी आप कमेंट में बता सकते हो किसी का भी सोल्यूशन, जो जो आपको आंसर आ रहे हैं, और जो जो नहीं आ रहे वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अब इसका जो यूनिट है उसका लास्ट वाला चैप्टर है पुनर्वास। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।